हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स से उनको डर लगता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनकी थोड़ी सी शायद प्रैक्टिस भी कम होती है और सेकेंडली उन्होंने शायद अच्छे से सीखा भी नहीं होता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट ड्रॉन एंड सम कंफ्यूजन्स जो आप लोग के होते हैं। तो चलिए प्लीज आज शुरू करते हैं हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखिए प्लीज, आज हमारा न्यूमेरिकल का सेशन है इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, और ये हो गए हैं आपके न्यूमेरिकल्स चालू। देखिएगा प्लीज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी by the network of 4 resistors। देखिए दे आर टॉकिंग अबाउट द करंट। तो करंट का सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, क्या आप सब लोगों को ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ, सारे फॉर्मूला भी रिवाइज कराते जाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कराते जाऊंगा और न्यूमेरिकल्स भी कराते जाऊंगा। आप इन वीडियोस को स्टॉप करके, पॉज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बन रहा हो तो मेरा फिर वीडियो सॉल्यूशन इसको देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और स्पेशली क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम को बहुत जल्दी देने वाले हैं, अभी वी आर अबाउट टू गिव द साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन, तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ आप सब लोगों को मालूम है क्या? V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। Ohm's law, V is the potential difference across the ends, I is the current drawn in the circuit or current flowing in the circuit, R is the total resistance of the circuit। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन है आपके पास में। इस क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अभी तक देखिएगा स्टूडेंट, ये है बैटरी। इस बैटरी से यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट निकलेगा। बैटरी है 3 वोल्ट की, तो पोटेंशियल हो गया हमारे पास 3 वोल्ट। करंट हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट्स। अब सिर्फ अगर मिल जाए RT मतलब RT नहीं, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए मौका है कब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को सीखने का। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या यहां से करंट ऐसे जाएगा तो क्या यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो यहां वाला करंट देखिएगा प्लीज, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब जितना रेड पोर्शन अभी आपके पास में शेड हो रहा है, अगर आप देख रहे हो रेड पोर्शन जो शेड हो रहा है, वो रेड पोर्शन है सीरीज में, वो रेड पोर्शन है सीरीज में। तो अगर मैं उस सीरीज का रेजिस्टेंस निकाल दूं तो आपको मालूम होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस इन बोलिए सीरीज जी, सीरीज। तो R1 का वैल्यू हो गया 10 ओम्स, ये हो गया 10 ओम्स, ये हो गया 10 ओम्स। तो इसका मतलब जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ 30 ओम्स। रेड वाला पार्ट हो गया 30 ओम्स का। अब स्टूडेंट्स ये जो 30 ओम है ये वाला, इसके साथ में ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हो गया है पैरेलल में। देखिएगा करंट यहां से इधर गया और यहां से इधर गया, तो जहां पे करंट डिवाइड होता है वो होता है पैरेलल, और जहां पे करंट सेम चले जाता है वो होता है सीरीज। तो चलो ये हो गया है सीरीज और ये हो गया है पैरेलल। और स्टूडेंट्स आप रेडी हैं इस रेड और ब्लू का पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए? 1/RT इज इक्वल टू 1/RS, यानी ये रेड वाला पार्ट, और 1/10 ये जो ये वाला है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है 1/30 प्लस 1/10। 30 and 10 LCM आपको मालूम है कितना हो गया? 30, 1 प्लस 3, तो 1/RT। स्टूडेंट्स RT का वैल्यू हो गया है, अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 30/3। RT का वैल्यू होगा 30/4, तो यानी 7.5 ओम्स। RT 7.5 ओम्स। तो अगर RT हो गया 7.5 ओम्स, तो क्यों ना अब ओम्स लॉ लगा दिया जाए। तो ओम्स लॉ अगर आप लगाने जा रहे हैं तो देखिएगा V इज इक्वल टू IR। V इज 3 वोल्ट, करंट मालूम नहीं है, और ये है रेजिस्टेंस 7.5, तो करंट हो गया है 3/7.5। तो ये हो जाएगा, डेसिमल हटाइएगा 30/75 करंट, और तो करंट हो गया है 2/5 एम्पियर।
करंट वुड बी 2/5 एम्पियर। देखिएगा प्लीज, करंट इज 2/5 एम्पियर। इसको 15 से कैंसिल आउट कर दिया, 15 to 32, 575। तो 2/5 एम्पियर वुड बी द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट दैट वुड बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखिएगा प्लीज, ये जो करंट आया है ना, यहाँ पे ये आ गया है 2/5 एम्पियर। ये आंसर होना चाहिए 2/5 एम्पियर। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है जिसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा भी अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, जिसकी ज्यादा एक्सपेक्टेंसी भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। वी आर अबाउट टू सी द न्यूमेरिकल नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, ये देखेगा न्यूमेरिकल नंबर 2, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है न्यूमेरिकल नंबर 2। आप इसको ध्यान से देखें। The given figure shows the 3 cylindrical copper conductors along with their faces, face areas and lengths. Discuss in which geometrical shape the resistance will be highest. तो चलिए, मौका है की पॉइंट लर्न करने का, जो आपको ऑलरेडी याद भी होगा। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया। तो स्टूडेंट्स, क्या एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। चेक कीजिए, इज R इक्वल टू रो एल बाई ए? R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट को, इसमें रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं रो एल बाई ए। इसका रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाई ए। इसको R1 हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब आप यहां देखेंगे तो पहली बात तो ये देखिए, कहीं कोई क्वेश्चन में क्या आपको ऐसा हिंट दिया हुआ है कि ये सब चीजें सेम मटेरियल की हैं? यस सर, ये दिया हुआ कॉपर कंडक्टर है। ये तीनों कॉपर कंडक्टर है, तो मतलब इनका रेजिस्टिविटी कॉपर का सेम होगा। इन कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम। तो चलो, रेजिस्टिविटी यहाँ पे कॉपर का चल रहा है, यहाँ पे ले लेता हूँ रेजिस्टेंस R2 और ये हो जाएगा रो, और इस बार लेंथ हो जाएगा बेटा 2L और एरिया हो जाएगा A/2। ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस के लिए रो L/A का फॉर्मूला लगाया है, लेंथ का जगह डाल दिया है 2L और एरिया हो जाएगा A/2 एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या बच्चे लोग, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो 4L/A। इसको मैं लिख सकता हूं 4 रो L/A। तो क्या R2 की वैल्यू 4R1 हो चुकी है क्या? ये R1 है ना, देखिए ध्यान से, ये R1 है रो L/A। तो इसका मतलब कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो इससे बड़ा है, ये वाला रेजिस्टेंस इससे बड़ा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये है R3 इज इक्वल टू होगा रो, लेंथ बेटा कितना हो जाएगा L/2 और एरिया कितना हो जाएगा 2A। देखिएगा, क्या आपको ये रेड कलर अच्छे से दिख पा रहा है क्या? दिख रहा है क्या? तो अगर R3 इज इक्वल टू रो और ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, L/4A हो जाएगा स्टूडेंट्स, और R3 की वैल्यू हो गया, ये हो गया R/4। तो इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया है। तो क्वेश्चन में पूछा था डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। तो इन दिस ज्योमेट्रिकल शेप रेजिस्टेंस इज हाईएस्ट। इस वाली ज्योमेट्रिकल शेप में रेजिस्टेंस क्या होगा? हाईएस्ट। तो आप लोग एग्जाम के अंदर एक ब्लॉक बनाइए, उसके अंदर लिखिए in this diagram, in diagram number 2, the resistance will be 4 times of first, therefore the resistance is highest। resistance कैसा हो गया बच्चे लोग? highest। तो it has got the highest resistance, इसलिए question number 2 में highest resistance हो गया है सेकेंड पार्ट। वेरी इजी। और हम लोग क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर रहे हैं कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया। अगर आप चाहें तो एक बार इसको फिर दोबारा से देख सकते हैं कि सर अगर लेंथ बढ़ेगा, ये साइन ऑफ इंक्रीज, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा,
और अगर एरिया बढ़ जाएगा तो दिस मीन दैट रेजिस्टेंस विल बी लेस। इसका मतलब जो थिक वायर्स होते हैं ना, थिक वायर्स, मोटे वायर्स, थिक वायर्स का रेजिस्टेंस कम होता है और जो थिन वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये एरिया, वायर का ये एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाएगा। जितना एरिया कम उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल समझ में आया सब लोगों को। और ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। बहुत इजीली आप लोगों ने इसको कर भी लिया। तो बच्चे लोग एक और क्वेश्चन, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको बताना है यहां से कितना करंट फ्लो होगा। फिर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया, V इज इक्वल टू 4.45 वोल्ट। स्टूडेंट्स बहुत इजी होंगे न्यूमेरिकल्स, डोंट वरी, हम लोग सिखा रहे हैं ना आपको, सीखते जाइए बट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। डायग्राम बनाइए कॉपी में। जब आप डायग्राम बनाते हैं ना तो आपको खुद समझ में आने लगता है करंट कैसे फ्लो होगा। तो इधर देखिएगा स्टूडेंट, यहां से करंट फ्लो होगा। अब आप ये बात समझ में आ रहा होगा कि क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो जाएंगे और ये वाला रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा फिर पैरेलल में। तो इसके लिए शायद मुझको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। वी नीड टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम। तो देखिएगा प्लीज, इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये हो गया हमारा 4.5 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, और ये हो गया है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया, और 6 ओम के पैरेलल में क्या 3 और 1, तो क्या ये रेजिस्टेंस 4 ओम का हो गया, क्योंकि 3 और 1 किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में। तो 3 और 1 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4 ओम्स। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज में रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड होके बड़े बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है। अब आपको चाहिए 6 और 4 का पैरेलल में। तो बच्चे लोग 6 और 4 का पैरेलल में 1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/R। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। 2 प्लस 3 इज 1/R। तो स्टूडेंट्स R की वैल्यू होती है 12/5, 2.4 ओम्स। 2.4 ओम्स यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया है 2.4 ओम्स। तो मुझे एक और इक्विवेलेंट डायग्राम अब बनाना पड़ेगा। आई नीड टू ड्रॉ अनदर इक्विवेलेंट डायग्राम। 2 और 4 का एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। 6 और 4 एलसीएम 12, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 2 और 3 5, 12/5 इज 2.4 ओम्स। अब स्टूडेंट्स इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो अब ये हो जाएगा 3 ओम। आप लोगों ने अभी अभी कितना निकाला है इसका, 2.4 ओम, और आपने अभी अभी इसका निकाला है, ये दिया हुआ है 3 ओम्स, और ये हो गया है 4.5 वोल्ट का एक बैटरी। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 3 और 3 और अच्छा ये 3.6 है बेटा, 3.6। तो ये 3.6, 2.4 और 3, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3.6, 2.4 एंड 3। तो 3.6 एंड 2.4 हो जाएगा 6, 6 एंड 3 इज 9 ओम। तो स्टूडेंट जब करंट का वैल्यू आएगा ना तो V इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, V इक्वल टू IR। तो V है 4.5, करंट मालूम नहीं है बट रेजिस्टेंस तो मालूम है ना, 9 ओम अभी अभी आया आपके पास में। तो 9 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट का वैल्यू हो गया 4.5/9। तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 एम्पियर आ जाएगा बेटा। आंसर इज 1/2 एम्पियर, यानी यहां से जो करंट फ्लो होगा ना सर्किट में वो होगा 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। डायग्राम बनाइएगा कॉपी में और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सर्टेनली दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस काम आएगी, यू कैन नॉट लर्न द न्यूमेरिकल्स, है ना। और आप लोग इतने शानदार तरीके से आपने पूरा सिलेबस को पढ़ा हुआ है तो डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। न्यूमेरिकल्स को हम लोग सिखा रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स की अप्रोच थी कि सर मुझे बता दीजिए, एक बार न्यूमेरिकल्स रिवाइज करा दीजिएगा। तो चलता हूं बच्चा लोग एक और न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ohms draws a current of 1 ampere, calculate the power of the bulb, the potential difference at its ends and the energy in kilowatt hour consumed being burning it for
5 आवर्स। देखिए सबसे पहली बात तो बर्निंग वर्ड सही नहीं है, बर्निंग की जगह हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड। बल्ब के जलने को हम ये नहीं बोलेंगे बल्ब इज बर्निंग, हम लोग क्या बोलेंगे बल्ब इज गिविंग लाइट, द बल्ब इज ऑन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ रेजिस्टेंस दिया हुआ बल्ब का 200 ओम, और करंट कितना दिया हुआ है बेटा, करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने 3 चीजें पूछी हैं, पहला तो पावर पूछा है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और फिर उन्होंने एनर्जी कंज्यूम्ड भी पूछा है, वो भी किलोवाट आवर में। तो यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। फर्स्ट, क्या पावर का फॉर्मूला I²R हो सकता है? पावर का फिर फॉर्मूला रिवाइज करने का टाइम आ गया। पावर के स्टूडेंट्स 3 फॉर्मूले, नंबर 1 I²R, नंबर 2 V²/R, नंबर 3 VI, नंबर 3 VI। एक बार बेसिक लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हालांकि मैं भी रिवाइज करा रहा हूं, ये रिवीजन काफी काम का है। पावर इज इक्वल टू I²R, V²/R और VI। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इस वाले फॉर्मूला के लिए पावर का मुझे पता नहीं है, करंट है 1 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 200, तो पावर हो जाएगी बेटा 200 वॉट्स। पावर इज हाउ मच, 200 वॉट्स, पावर इज 200 वॉट। फिर एक चीज है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालने के लिए तरीका आपको मालूम होगा, क्या होता है बेटा बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्या V इज इक्वल टू IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, करंट है 1, रेजिस्टेंस है 200, तो वुड इट बी 200 वोल्ट्स। पोटेंशियल इज 200 वोल्ट्स, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए, लिखिएगा अपनी कॉपीज में, क्या बोलते हैं इसको, बताओ बताओ बताओ, बोलो जोर से, ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। तो मेरे ख्याल बेटा पावर भी मिल गया और पोटेंशियल भी मिल गया। अब है एनर्जी, चलिए फिर एनर्जी के लिए मैं कर देता हूं, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर हो जाएगी बेटा 200, और वॉट को हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 1000 करके ले लिया है किलोवाट में। पावर को 200 वॉट था, उसको 1000 से डिवाइड किया, किसमें आ गया किलोवाट में, और किलोवाट इनटू टाइम कितना है बेटा 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के लिए ऑपरेशन हुआ, तो स्टूडेंट्स ये 0 0 0 0 5 to 10/10 कितना हो गया 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन में भी ये पूछा था कि 5 घंटे एक बल्ब जलेगा तो एनर्जी कितना कंज्यूम होगा किलोवाट आवर में, तो आंसर होगा 1 किलोवाट आवर। आंसर कितना हो गया 1 किलोवाट आवर। मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है हमारी न्यूमेरिकल्स की, ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, हम इसके अंदर सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। तो आप एक वीडियो को देखिए, 5 न्यूमेरिकल को सीख लीजिए, फिर इसके बाद सेकंड वीडियो को देखिए, 5 न्यूमेरिकल और सीख लीजिए, फिर थर्ड वीडियो को 5 न्यूमेरिकल। ओनली 5 न्यूमेरिकल्स वी आर डिस्कसिंग एट वन मोमेंट इन वन गो। स्टूडेंट्स अगर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स को एक साथ लेके बैठते हैं ना, तो दैट विल क्रिएट सम टेंशन इन द माइंड, है ना, थोड़ा सा हम सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमको उससे बचना है, हमको छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करना है, सीखना है और आगे चलना है, क्योंकि ये क्लास कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए है। इस क्लास से डीमोटिवेट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 4, आपके सारे आंसर्स आ गए। पावर को लिख देते हैं एक बार 200 वॉट, वोल्ट को लिख देते हैं एक बार 200 वोल्ट, और एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया था 1 किलोवाट आवर। बट ये मैं बता दूं, ये चीजें हमने कैलकुलेट करी है कॉन्सेप्ट्स लगाकर, ये चीजें हम लोग को गिवन नहीं, ये चीजें गिवन नहीं। 5 क्वेश्चंस में से हमारे हो गए हैं 4 क्वेश्चन, बचा है सिर्फ 1। चल उसको भी कर लेते हैं। ओके, ये है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार आप देखें इस क्वेश्चन को, देखिए सब लोग, इन द गिवन सर्किट ABCD 4 लैंप्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। सबसे पहले तो ये चेक करें जरा आप लोग कि ये जो चारों बल्ब्स हैं, ये जो भी चारों 4 लैंप्स हैं, क्या ये पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में। तो देखिएगा, क्या यहां पे इस एंड पे है 60 वोल्ट, तो यहां पर भी 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर भी 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर भी 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर भी 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर लूं, सपोज ये है P Q R S T U V W, ABCD भी काम आ गई, ABCD भी काम आ गई। तो अब आपको पूछा है इसके अंदर, तो मैं ये लिखना चाहता हूं, देखेगा VPQ इज इक्वल टू VRS इज इक्वल टू VTU इज इक्वल टू VW। क्या इसकी वैल्यू 60 वोल्ट होगी? हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 60 वोल्ट। चलिए, अब उन्होंने बताया है कि एनालाइज द सर्किट इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज्ड इन द सीरीज और पैरेलल? क्या ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है या फिर ये पैरेलल में है? तो बच्चों लोग अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, देयरफॉर दीज लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मुझे मालूम है कि आप लोग की आवाज मुझसे ज्यादा तेज निकल रही होगी इस टाइम, क्योंकि आप सब लोग कोई चीजें बन रही हैं धनाधन, और क्यों ना बने, आपने मेहनत कर रखी है ना। Explain with the reference to your above answer what are the advantages of this combination of lamps। तो सबसे पहली बात तो पैरेलल में कनेक्ट करने में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन कम होता है। सेकेंडली बच्चे लोग, इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन ऑपरेट इंडिविजुअल लैंप्स, यू कैन ऑपरेट इंडिविजुअल लैंप्स सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बल्ब, आपके घर में आपको बल्ब ए को स्विच ऑन करना है, तो आप इंडिविजुअली बल्ब ए को स्विच ऑन कर सकते हो, बल्ब बी को इंडिविजुअली कर सकते हो। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जो दीपावली पर जो आपके घरों में इल्यूमिनेशन सीरीज लगती है, उस सीरीज में अगर एक भी बल्ब बंद होता है तो वो पूरी सीरीज बंद हो जाती है, क्योंकि सीरीज के अंदर जलेंगे तो सारे जलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं। पैरेलल में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना ऐसे। फिर हमारे घरों में, तो हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट जो होते हैं वो सारे पैरेलल में होते हैं। आपको मालूम है, एक फैन ऑन कर सकते हैं, एक ट्यूबलाइट ऑन कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर एक्सप्लेन विद द प्रॉपर कैलकुलेशन व्हिच लैंप्स ग्लोज ब्राइटेस्ट। यार कौन सा लैंप ब्राइटर जलने वाला है? सबसे पहली बात तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 60। सबका पोटेंशियल डिफरेंस 60। अब इसमें जा रहा है 3 एम्पियर करंट। यार मुझे लग रहा है कि मुझे इसको ऐसे जोड़ देना चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि बल्ब्स ऑपरेटिंग है कि नहीं। अब ये बल्ब्स ग्लो करेंगे, तो यार यहां पर जरा बताइए तो कितना एनर्जी क्रिएट होगा बल्ब ए में? एनर्जी ए तो फॉर्मूला होगा VI, तो V तो है 60 और करंट कितना है? 3 एम्पियर। तो क्या ये 180 जूल्स एनर्जी देगा? फिर EB कितना देगा? EB का फॉर्मूला है VI, तो EB में पोटेंशियल डिफरेंस तो है 60 और करंट है 4, तो 60 इंटू 4 क्या 240 जूल एनर्जी दे देगा बेटा? फिर EC में पोटेंशियल है कितना? V इंटू I, और पोटेंशियल होगा 60 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 300 जूल्स। और स्टूडेंट्स VD या ED, एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी गिवन आउट बाय D, तो ये हो जाएगा VI, इसका मतलब हो जाएगा पोटेंशियल इज 60, करंट इज व्हाट? 3, तो 180 जूल। अब आप चेक कर लीजिए किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलने वाली है। द प्रॉपर कैलकुलेशन, व्हिच लैंप ग्लोज ब्राइटेस्ट, तो लैंप C विल ग्लो ब्राइटेस्ट, लैंप C विल ग्लो ब्राइटेस्ट। लैंप जो C होगा ना, दैट वुड बी ग्लोइंग ब्राइटर वन, लैंप C वुड बी ग्लोइंग ब्राइटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन में एक और भी पूछा है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्यों ना अगर हम लोग टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट कर ले, आइए मेरे साथ वो भी कर लेते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस टोटल चाहिए तो क्यों ना हम लोग फॉर्मूला लगा लें VT अपॉन IT। तो VT तो है 60, लेकिन करंट देख लीजिए, 3 एम्पियर यहां हो गया, 4 एम्पियर यहां हो गया, 5 एम्पियर यहां हो गया, 3 एम्पियर यहां हो गया। तो क्यों ना इन सबको जोड़ लें, 3 + 4 + 5 + 3, तो 7, 5, 12, 15 एम्पियर हो गया। चेक कीजिएगा, 7 and 5, 12 and 3, 15 एम्पियर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या 4 ओम हुआ? आप देखिए इतने सारे बल्ब्स आपने कनेक्ट किए, उसके बाद भी रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम्स। उसके बाद में रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन।
अच्छे से करिए इनको, खूब अच्छे ढंग से डायग्राम बनाइए, कॉपी के अंदर फेयर तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो के थ्रू लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझिए और एग्जाम में हाई स्कोर गेन कीजिए, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए मेरे 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं अगेन 5 क्वेश्चंस को लेकर, जो कि अगेन आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ मदद कर रहे होंगे। तो टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय। आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए, अगर अच्छे लग रहे हैं ना शेयर भी जरूर कीजिए, शायद उससे मेरा भी कहीं ना कहीं जो एक प्रोपगेशन है नॉलेज का वो भी ज़्यादा होगा और आप जैसे कई स्टूडेंट्स इससे बेनिफिटेड भी हो जाएंगे। तो टिल देन बच्चे लोग, गुड बाय।